बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपकी मुलाकात एक हमाजहत शख्सियत हैं, एहतशाम अरशद निज़ामी साहब। आप सादात भी हैं और सबसे बढ़कर जो मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, उनके लिए जो आपकी जद्दोजहद है वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। जब आप तुलबा एक्शन कमेटी में थे वहाँ से और आज अमेरिका में मुकीम हैं, वहाँ रहने के बावजूद जो उनके दिल में जज्बा है अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने मुहिब वतन पाकिस्तानियों के लिए, तो आज हम उनसे कुछ सवालात करेंगे अपने नाजरीन के लिए, अपने मुहिब वतन पाकिस्तानियों के लिए कि इन्होंने क्या दौर देखा और क्या क्या यादें हैं वो हमसे शेयर करेंगे। जी एहतशाम साहब। बुखारी साहब, आपने ज़िक्र किया है मशरक़ी पाकिस्तान का, जहाँ से मेरा ताल्लुक़ रहा है और यकीनन मैं वहाँ तालिब इल्म था और जब यहाँ आया उसके बाद सुक़ूत ढाका हुआ तो मेरे दिल में ये ख़्याल आया कि मैं तो वहाँ से यहाँ आ चुका हूँ। अगर मैं सुक़ूत ढाका के वक्त होता तो शायद मैं भी कैंपों में पड़ा कहीं सड़ रहा होता। ये एक जज्बा था जिसने मुझे मजबूर किया कि मैं उन लोगों के लिए काम करूं जो वहाँ कैंपों में महसूर हैं और वहाँ से निकल नहीं सके, पाकिस्तान नहीं आ सके। और मैंने, मेरे दीगर अहबाब ने, हमने सब ने मिलकर 1971 यानी फॉल ऑफ ढाका के बाद से यहाँ कराची में और पूरे पाकिस्तान में इस सिलसिले में तहरीक चलाई। लेकिन वो तहरीक चंद अरसे के बाद जब वहाँ से रिपैट्रिएशन शुरू हुआ और जंगी कैदी भी वापस आ गए और बंगाली भी यहाँ से चले गए, तो उस तहरीक में कमी आई और बहुत हद तक कमी आ गई। मगर ये एहसास हमारे मौजन था कि ये जो 2.5 लाख 3 लाख पाकिस्तानी वहाँ महसूर हैं, उनको किसी तरह से कैंपों से निकाला जाए और उनको, अगर वो पाकिस्तान आना चाहते हैं तो उनका पूरा हक हासिल है कि वो पाकिस्तान आएँ। अगर उनमें से जो लोग बांग्लादेश में रहना चाहते हैं और रह सकते हैं तो उनको बांग्लादेश में भी कैंपों से निकाल कर उनको एक बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने का मौका दिया जाना चाहिए। यही वो वजह थी जिसके लिए हमने काम शुरू किया। और जब मैं यहाँ से चला गया, अमेरिका मुंतकिल हो गया, तो मैंने वहाँ भी जाकर इस काम का आगाज़ किया। और अब हमारे सामने 2 डायमेंशन है। एक डायमेंशन ये है कि हम चाहते हैं कि उनका फ्यूचर स्टेटस मुतय्यन हो, वो कैंपों में ना रहें, पाकिस्तान आना चाहते हैं पाकिस्तान आ सकें, बांग्लादेश में जो लोग रह सकते हैं वहाँ रहें। और उसके अलावा जब तक उनका फ्यूचर स्टेटस नहीं तय होता है उस वक्त तक उनको उनके पैरों पे खड़ा किया जाए। और उसमें सबसे ज़्यादा जो रुकावट है वो तालीम की है। यानी 3 डेकेड्स में उनको तालीम नहीं हासिल हो सकी तो जितने 3 नस्लें जो हैं वो जाहिल रह गई हैं। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल बिगनिंग से उनको तालीम दी जाए और उनके लिए वो आसानियाँ बहम पहुँचाई जाएँ जो एक आम आदमी को आम ज़िंदगी में ज़रूरी होता है। जी, तो आपकी तंजीम जो है वो इस वक्त वहाँ क्या क्या खिदमत अंजाम दे रही हैं? देखिए, मैं तो यहाँ था वाबिस्ता मशरक़ी पाकिस्तान तलबा एक्शन कमेटी यानी ईस्ट पाकिस्तान स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी, जो एक फाउंडिंग ऑर्गेनाइजेशन थी रिपैट्रिएशन के सिलसिले में। उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन और बनी जो कि इत्तेहाद थी कई तंजीमों की, वो नेशनल काउंसिल फॉर रिपैट्रिएशन, जिसमें मैं चेयरमैन था उसका और आफाक खान शाहिद उसके जनरल सेक्रेटरी थे। उसमें हसीब हाशमी मरहूम, अब्दुल राज़िक ख़ान मरहूम, मन्नान शमसी, ये सब उसमें उस तंजीम में शामिल थे और हमने उसके तहत भी जद्दोजहद की। उसके बाद जब चूँकि हम स्टूडेंट्स नहीं रहे तो एक तंजीम जद्दा में बनी सऊदी अरब में, PRC पाकिस्तान रिपैट्रिएशन काउंसिल इंटरनेशनल, उसका भी मैं चेयरमैन बना और अभी तक हूँ। और जब मैं अमेरिका चला गया तो वहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी FOH, जिसने बांग्लादेश में उनके लिए रफ़ाई काम शुरू किया। हम कैंप्स में उनके लिए, बच्चों के लिए स्कूल बनाते हैं। हमने प्राइमरी स्कूल खोले हुए हैं, हमने हाई स्कूल खोला है, कंप्यूटर की ट्रेनिंग देते हैं जो बच्चे मैट्रिक से आगे बढ़ जाते हैं। उसके अलावा हम वहाँ पे पानी के मसाइल भी हल करते हैं, इसलिए कि कैंपों में पानी की बहुत किल्लत है और उनको पानी नहीं मिलता है। वो तालाब से और इधर उधर से पानी लाते थे जिसकी वजह से बीमारियां फैलती थी। तो हमने इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स बनाना शुरू किया है ओवरहेड टैंक्स के साथ,
कि ताकि उनको 24 घंटे साफ़ पानी मुहैया हो, और हम हर कैंप्स में आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं और उनके लिए हम बना रहे हैं। इसके अलावा हम टॉयलेट्स बनाते हैं, इससे कि आपको पता है कि वहाँ जो लोग रहते हैं कैंप्स में, उनके लिए बैतुल खला की बहुत बड़ी मुश्किल है। यानी 350-400 फैमिली एक कैंप में रहती है और 5 या 6 इज्तिमाई बैतुल खला होते हैं, वो भी टूटे फूटे होते हैं, उनमें लाइनें लगती हैं सुबह के वक्त और शाम के वक्त। तो ये गैर इंसानी सलूक है जो उनके साथ हो रहा है, और 50 साल से वो ऐसी ही हालत में रह रहे हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि उनको जदीद सहूलत के साथ वहाँ पे टॉयलेट्स भी बनवा के दें। तो ये सारे काम हम वहाँ पे कर रहे हैं। अच्छा, इस हवाले से अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले एक न्यूज़ चली कि वहाँ उन कैंपों को मिसमार किया गया था, तो इस हवाले से आपकी तंजीम ने वहाँ कोई आवाज़ उठाई या इसमें क्या सदाकत थी? जी, असल में बुखारी साहब वहाँ पे ये सूरत हाल है कि जो इंतहा पसंद बंगाली हैं वो तो उनके जहनों में, दिलों में अभी भी नफ़रत है उनके बारे में, और वो इसलिए है कि उनके कहने के मुताबिक, उनके समझने के मुताबिक इन लोगों ने पाकिस्तान के फ़ौज का साथ दिया था, इसलिए वो उनके दुश्मन हैं, उनकी आज़ादी के दुश्मन हैं। असल में ये बात नहीं थी। बात ये थी कि अभी 23 साल 24 साल गुजरे थे कि जब ये लोग हिंदुस्तान से हिजरत करके अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के वहाँ पे कुर्बानियाँ दे के आए थे मशरक़ी पाकिस्तान, तो जाहिर है पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी थी उन्होंने, तो वो उसको अपना वतन समझते थे, उसके लिए काम कर रहे थे। और जब इलादगी की तहरीक चली बांग्लादेश मशरक़ी पाकिस्तान में, तो जाहिर है उन्होंने उनका साथ नहीं दिया, वो मुत्तहदा पाकिस्तान चाहते थे। तो वहाँ पे होता ये है कि ये लोग अभी भी समझते हैं कि ये पाकिस्तान के कोलैबोरेटर्स हैं, पाकिस्तान के दलाल हैं, वो अभी भी उनको यही समझते हैं। इसलिए उनके कैंप्स को अक्सर लोग आग लगा देते हैं ताकि यहाँ से ये निकल जाएं। और अभी वहाँ की जो अथॉरिटीज़ हैं ढाका की, उन्होंने हाईवेज़ निकालने के लिए उन्होंने इनके कैंप्स को मिसमार करना शुरू किया। हम क्या करते हैं, चूँकि हम बांग्लादेश के नेशनल नहीं हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है, हम ये करते हैं कि यहाँ से जो एम्बेसी है यानी वाशिंगटन डीसी में बांग्लादेश की, उनसे राब्ते करते हैं। हम यूएनओ को और अपने मुल्क के जो हमारे अमेरिका के स्टेट हमारा जो डिपार्टमेंट है उसको हम लिखते हैं और कांटेक्ट करते हैं बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर को भी कि जब तक इनका मसला हल नहीं होता उस वक्त तक कम से कम आप इनको कैंपों से ना बेघर करें, तो वरना कहाँ जाएंगे। अच्छा, 71 से आज 2021 है, आपकी जद्दोजहद में लईक आज़म साहब का भी एक किरदार रहा और आप लोगों ने बहुत उम्दा टीम वर्क के साथ इस जद्दोजहद को जारी रखा और अब भी जारी है। तो मुझे ये बताएं कि 71 से 2021 आते आते किन पाकिस्तानी अहम शख्सियात से इस हवाले से आपकी मुलाकात हुई और उन्होंने क्या यकीन दहानी कराई? देखिए, चूँकि मेरी जद्दोजहद को अब तकरीबन 50 बरस होने को आ गए हैं और इस दौरान हमने हर दौर के जो नेशनल असम्बली के मेंबर्स होते हैं, सेनेटर्स होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं गवर्नमेंट्स के, पाकिस्तान के अंदर हमने उनसे एक नहीं सैकड़ों बार मुलाकातें की हैं। हम डेलीगेशन लेके इस्लामाबाद में जाके रहते थे और उनसे बातें करते थे। हमने कौमी असम्बली के अंदर एडजर्नमेंट मोशन मूव करवाया मियाँ महमूद अली कसूरी, सरदार शौकत हयान खान के ज़रिए उस वक्त, और उस वक्त भी बात उठी, वहाँ पे चली। फिर सेनेट में एक रेजोल्यूशन पास हुआ था मोहम्मद खान जुनेजो के दौर में, और उसमें तमाम सूबों के सेनेटर्स ने ये मुत्तफ़क़ा तौर पे करारदाद मंजूर की थी, पेश की थी कि वो लोग पाकिस्तानी हैं, उनको पाकिस्तान आना चाहिए। और ये यहाँ के तमाम सूबों के जो सेनेटर्स थे वो सब बांग्लादेश गए थे, सारे के सारे नहीं, रिप्रेजेंटेटिव्स। उसमें नाम आज भी मुझे याद है कि सरहद से साहिबजादा बंदुखेल थे सेनेटर, बलूचिस्तान से सेनेटर नूरजहाँ पानेज़ई थी, पंजाब से सेनेटर तारिक चौधरी थे और सिंध से सेनेटर मज़हर अली भी थे, और बलूचिस्तान से और भी थे जो सेनेटर थे, वो भी गए थे। और वो जाके उन्होंने कैंपों का दौरा किया था और उन्होंने आके सेनेट में तकरीरें की थी और कहा था, उनकी हालत ज़ार बताई थी और कहा था कि उनको पाकिस्तान आना चाहिए। तो मुत्तफ़क़ा करारदाद मंजूर हुई। फिर हमने कोशिश की राब्ता आलम इस्लामी से, और यहाँ और दूसरे मौलाना ज़फ़र अहमद अंसारी थे उस ज़माने में, सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान आज़ाद कश्मीर के प्रेसिडेंट थे, उनसे हम राब्ते करते थे।
जिसके नतीजे में एक राब्ता ट्रस्ट बनी ज़िया-उल हक के ज़माने में, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये जो मुस्लिम वर्ल्ड लीग है यानी राब्ता आलम इस्लामी, उससे एक मुआहदा किया था, इंटरनेशनल ट्रीटी थी, जिसके तहत ये तय किया गया था कि तमाम लोगों को वहाँ से लाया जाएगा 2.5 लाख को, और पंजाब में आबाद किया जाएगा ताकि सिंध को कोई एतराज़ भी ना हो। और उसमें फ़ंड भी जमा हुए थे। आज भी मिलियंस डॉलर जो है वो फ़ंड में जमा है राब्ता ट्रस्ट के, और उस सिलसिले में पाकिस्तान ने कोई वो इनिशिएटिव नहीं लिया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी आपने राब्ता आलम इस्लामी की बात की और ये कहा कि उन मुहिब वतन पाकिस्तानियों को पंजाब में आबाद किया जाएगा, तो ग़ुलाम हैदर वाइन वज़ीर आला पंजाब थे, नवाज़ शरीफ की हुकूमत थी, तो वो कुछ लोग वहाँ आबाद हुए, उसके बाद ये तसलसल बिल्कुल ख़त्म हुआ जी। तो इस हवाले से क्या आपकी? बुखारी साहब, असल में ये 2 मरहलों में लोग वहाँ से आए थे। एक तो 1973 में जो ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट हुआ था दिल्ली में, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के तहत, और उसमें बंगालियों को चले जाना था और वहाँ से नॉन बंगालीज़ को आना था और जंगी कैदी को रिहा होना था भारत से। तो उस ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट के तहत जो रिपैट्रिएशन स्कीम थी, उसमें 1,73,000 जो स्टैंडर्ड पाकिस्तानीज़ थे वो वहाँ से आए थे। और उसमें सब के सब वो लोग नहीं थे जो ईस्ट पाकिस्तान में उर्दू बोलने वाले थे, बल्कि वेस्ट पाकिस्तानी सिटीजन्स भी थे, वेस्ट पाकिस्तानी डोमिसाइल थे, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ थे जो यहाँ से गए हुए थे, वो भी शामिल थे। तो ये लोग जो आए थे तो वो औरंगी में भी और दूसरे जगहों पे रहे थे। फिर बाद में भुट्टो ने और लोगों को लाया, भुट्टो साहब ने, और वो फिर पंजाब के बहुत से इलाकों में जैसे लाला मूसा, लैया, रावलपिंडी, गुजर खान, इन सब जगहों पे कैंप बनाए गए और आज भी कैंप में वहाँ पे लोग रह रहे हैं। और फिर दूसरा जो फेज़ आया वो जब राब्ता ट्रस्ट बन गई राब्ता आलम इस्लामी के तहत, तो ग़ुलाम हैदर वाई ने वहाँ मियाँ चन्नू में 1000 मकान टोकन के तौर पे बनाया था, जो आज भी मौजूद है और गिर रहा है। उसमें लोग नहीं आ सके इसलिए कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के पहले दौर में ही ये सिलसिला बंद हो चुका था, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट उसके अंदर एक ऐसी बात आ गई थी कि वो ये चाहते थे कि अब वो लोग। सवाल करना चाहूँगा कि भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने बिहारियों के हवाले से एक करारदाद सिंध असम्बली में पेश की, क्या आप उस करारदाद के मतन से मुत्तफ़िक़ हैं? इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बुखारी साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये लोगों के तक पहुंचनी चाहिए ये बात कि इसमें 2 नुकात हैं जो बहुत अहम है, जिसको समझना ज़रूरी है। एक तो ये कि ये शनाख्ती कार्ड देने का जो पॉलिसी है और जो अथॉरिटी है वो फेडरल गवर्नमेंट है, सिंध गवर्नमेंट नहीं है। सिंध असम्बली में ये जो करारदाद पेश की जा रही है या उसमें सबमिट कराई गई है, उसकी कोई तुक समझ में नहीं आती, इसलिए कि यहाँ पे तो आपको पता है कि इस हवाले से पहले ही इख्तलाफ मौजूद है कि सिंध वाले नहीं चाहते कि वहाँ से कोई आए। तो एक तो इसका रिज़ल्ट ये होगा नेगेटिव कि यहाँ से मुखालफत बढ़ेगी। दूसरा जो पहलू है वो ये है कि इस करारदाद का मतन मैंने पढ़ा है, उसमें ये कहा गया है कि 30 लाख महाजरीन मशरक़ी पाकिस्तान यहाँ आए हैं और उनको शनाख्ती कार्ड की सहूलत मौजूद नहीं है। ये कतई गलत तादाद है। 30 लाख तो वहाँ लोग थे भी नहीं। यानी सुकूत मशरक़ी पाकिस्तान के बाद जब इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस ने सर्वे किया तो कैंप्स में जो लोग थे उनकी तादाद 5,73,000 बनी, जिन्होंने ऑप्ट किया पाकिस्तान के लिए। तो 5,73,000 71 में बचे थे तमाम किलिंग्स के बाद, तो उसमें से 30 लाख कैसे आ गए और कब आए? मैंने आपको फिगर बता दिया कि ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट में 1,73,000 लोग आए, जिसमें सब लोग शामिल हैं, सारे औरंगी में नहीं गए, तो कुछ लोग गए हैं। तो ये करारदाद बेसिकली गुमराह कर रही है आम लोगों को और गवर्नमेंट को भी और सियासी पार्टीज़ को भी कि 30 लाख लोग पहले ही आ चुके हैं, 2.5 लाख लोगों को और लाना है, लिहाजा ये एक अजीब सी बात बनेगी। मेरा ख्याल है कि या तो इसके पीछे कोई ऐसी बात है जो ये पार्टी बता नहीं रही है या उनकी लाइल्मी है। और मैं ये वाज़ा कर दूं आपको कि यहाँ पे जो शनाख्ती कार्ड को मुहैया करने वाली बात हो रही है वो बंगालियों के लिए हो रही है, और बंगाली 20 लाख यहाँ पे गैर कानूनी तौर पर आके रह रहे हैं। तो शायद ये सियासी जमात ये चाहती है कि उन 20 लाख बंगालियों को शहरियत दी जाए या शनाख्ती कार्ड बनवा दिया जाए, जिससे उनका वोट बैंक बढ़ेगा, जिससे मुझे कोई एतराज़ नहीं, किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए कि ठीक है वो दिलवारी है इंसानी बुनियादों पर, मगर महाजरीन मशरक़ी
पाकिस्तान के नाम पर जब ये बात हो रही है तो ये नुकसानदेह है उन लोगों के लिए जो मुहिब वतन है और वहाँ फंसे हुए हैं। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आपकी तहरीक से जुड़े आफाक खान शाहिद भी, अब्दुल राज़िक खान और आसिफ हाशमी, तो अल्लाह ने उनको एक मौका दिया, वफाकी वज़ीर सेहत भी बने, तो उस हवाले से उस वक्त एक गोल्डन चांस नहीं था कि वो बिहारियों की और उन महाजरीन की मुंतकली के लिए कोई किरदार अदा करते? देखिए, अब चूँकि आपने जिन दो शख्सियात का नाम लिया है वो इस दुनिया में अब मौजूद नहीं है और दोनों ही मेरे अच्छे दोस्त रहे हैं और हमने मिलकर काम भी किया है। तो एक ने जो ज्वाइन कर लिया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी आफाक खान शाहिद ने, और हसीब हाशमी ने मुस्लिम लीग ज्वाइन कर लिया था, और दोनों एक MPA थे यहाँ पे सिंध असम्बली के, और आफाक खान शाहिद नेशनल असम्बली में थे। तो नेशनल असम्बली जो है वो सही फोरम था रिपेट्रिएशन के हवाले से, और चूँकि आफाक खान शाहिद पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए थे और पीपल्स पार्टी की ये बेसिक पॉलिसी नहीं थी कि उन लोगों को वहाँ से लाया जाए, मगर जो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आफाक खान शाहिद ने हर मौके पे असम्बली में इस सिलसिले में आवाज़ उठाई और हर फोरम पे, मीडिया पे भी जाके उन्होंने बातें की। अब जहाँ तक हसीब हाशमी साहब का ताल्लुक़ है तो वो चूँकि सूबाई असम्बली में थे, वो मैटर नहीं करता था वहाँ, तो असम्बली में तो शायद इन्होंने आवाज़ नहीं उठाई, मगर हर फोरम पे, पब्लिक फोरम पे, मीडिया पे, पब्लिक जलसों में वो इसको काम को करते रहे। अच्छा, जब एक सियासी सा सवाल आ रहा है जी कि जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जब कायम हुई तो उसमें महसूरीन की मुंतकली उनके एजेंडे में शामिल थी, तो आज उनके वफाकी वज़ीर हैं सैयद अमीनुल हक साहब और वो भी बिहारी हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं, तो आप उनके लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे या कोई अपील उनके लिए कि इस हवाले से वो कोई किरदार अदा करें? देखिए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का जहाँ तक ताल्लुक़ है उसमें बहुत से वो लोग भी शामिल रहे हैं जो कि ईस्ट पाकिस्तान से या बांग्लादेश से मुंतकिल होकर यहाँ आए थे। उसमें अब्दुल राज़िक खान भी थे, अमीनुल हक साहब भी थे और भी दीगर लोग थे जिनके नाम बड़े मशहूर हुए हैं। उसमें जहाँ तक राज़िक खान का ताल्लुक़ है, मैंने अपनी आँखों से देखा है और मैं कह सकता हूँ कि हर मौके पे वो अपनी पार्टी में भी को कन्विंस करते थे, अपने लीडर से भी कहलवाते थे, मगर अमीनुल हक साहब का अभी तक इस सिलसिले में कोई रोल वाज़ेह सामने नहीं आया है, जबकि वो पार्टी में भी एक बहुत की पोजीशन होल्ड करते हैं और नेशनल असम्बली के मेंबर भी रहे हैं, हमेशा रहे हैं, और अभी तो वफाकी वज़ीर भी हैं। तो ये जो उनको देखिए, MQM का जो बुनियादी जो पॉलिसी थी उसमें एक तो कोटा सिस्टम था, दूसरे बांग्लादेश से महाजरीन को यानी महसूरीन को लाने का उनका बुनियादी था, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली है उस कम्युनिटी से जो वो वहाँ से आई थी। तो इनको ये ख्याल रखना चाहिए कि अगर माजी में MQM वो काम नहीं कर सकी है, असेंबली में वो मूवमेंट नहीं ला सकी है, मोशन नहीं ला सकी है और गवर्नमेंट से बात नहीं कर सकी है, तो अब तो ये बात कर सकते हैं, ये मीडिया इस्टेब्लिशमेंट से भी बात कर सकते हैं, ये गवर्नमेंट से भी बात कर सकते हैं और ये असेंबली और सेनेट में भी जाके बात कर सकते हैं। इनको करना चाहिए, वरना मैं यही कहूँगा कि एक वक्त आएगा कि आपकी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में। अच्छा, मेरा एक सवाल ये है कि इस वक्त चूँकि आप हम लोगों की खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान आप तशरीफ़ लाए हैं, तो क्या अमीनुल हक से मुलाकात की कोई कोशिश या कोई राब्ते की कोई? बुखारी साहब, असल में मैं जब भी आता हूँ, मैं अपनी फैमिली ट्रिप पे नहीं आता हूँ और मैं बांग्लादेश जाता हूँ तो या जाते हुए मैं रुकता हूँ या आते हुए रुकता हूँ यहाँ पे, और मेरा मकसद सिर्फ ये होता है कि मैं इस इशू पे बांग्लादेश में जो महसूरीन हैं या यहाँ पे जो लोग आ चुके हैं और उनकी दुश्वारियाँ हैं जैसे कौमी शनाख्ती कार्ड, इसके सिलसिले में यहाँ पे अथॉरिटीज़ से बात करूँ। और मैं इस्लामाबाद भी जाता हूँ, मैं मीडिया वालों से भी मिलता हूँ, मैं मिनिस्टर से, मैं सियासतदानों से मिलता हूँ, बातें करता हूँ, और उसमें MQM के भी लीडर्स हैं, मैं उनसे मिलता रहा हूं। मगर इस बार चूँकि मैं बिल्कुल इमरजेंसी फैमिली ट्रिप पे आया हूं और यहाँ कोविड का भी बहुत ये स्प्रेड हो चुका है, तो इस बार इम्कान नहीं है कि मैं इस्लामाबाद जाऊं, इसलिए कि मैं अगर चला भी जाता हूं, रिस्क भी लेता हूं, तो वो लोग यहाँ जो रह रहे हैं वो अवॉइड कर सकते हैं ज़ाहिर है प्रोटेक्शन के तौर पे, और वो जायज़ होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। मगर ज़ाहिर है कि मैं इस सिलसिले में स्पेशली प्लान करूँगा और मैं एक बार ज़रूर कोशिश करूँगा इस गवर्नमेंट से
और अब आज मीडिया से भी मेरा राब्ता वहाँ से भी रहता है और मैं उनसे ज़रूर रब्ते करूँगा। अच्छा, ये तमाम मैटर तो यूएनओ के नॉलेज में भी है, तो कभी आपने बराह रास्त उनसे कोई एड्रेस करने की कोशिश की कि ये इंसानी बुनियाद पर इस मसले को हल किया जाए, या वहाँ से क्या जवाब आया? कुछ आप हमारे मुहिब वतन पाकिस्तानियों को बताएं। जी देखिए, शुरू में जब ये सूरत हाल पैदा हुई थी तो यकीनन यूनाइटेड नेशन से भी हम लोगों ने राब्ते किए थे, और उस सिलसिले में जो वहाँ के UNHCR के जो कमिश्नर थे प्रिंस सदरुद्दीन आगा खान, वो पाकिस्तान से ही ताल्लुक़ रखते थे और आगा खानी कम्युनिटी से ताल्लुक़ था उनका, उनसे हमने रब्ता किया था और उन्होंने इस सिलसिले में बहुत असिस्टेंस भी दी थी। बल्कि उनकी एक किताब है, उसमें भी उन्होंने लिखा है, जो मेरे पास मौजूद है, यहाँ तो नहीं शिकागो में है, कि उसमें भी उन्होंने लिखा है कि शायद पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में, और ख़ास तौर से उन्होंने ज़िक्र किया है कि MQM के आने के बाद से ये सिलसिला बहुत बंद हो गया और कम हो गया, इसलिए कि इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो गई। वरना UNO से उन्होंने बहुत हेल्प की थी। जब ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट हुआ था, एयरलिफ्टिंग हुई थी, बंगाली यहाँ से जाते थे, वहाँ से नॉन बंगालीज आते थे, तो UNO का रोल था। मगर एक प्रॉब्लम है यहाँ पे जो मैं आपके नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि UNO के चार्टर में ये लिखा हुआ है कि वो लोग जो अपनी सरजमीन से बेदखल कर दिए जाते हैं बाई फोर्स, या वो हालात के तहत मजबूर होकर अपनी सरजमीन छोड़ के दूसरी सरजमीन पे चले जाते हैं, वो रिफ्यूजीज़ कहलाते हैं, उनको रिफ्यूजी स्टेटस दिया जाता है। तो चूँकि ये बेचारे अभी तक उसी सरजमीन पर हैं, गो के खुले आसमान के तले हैं, मैं तो खुले आसमान ही कहूँगा कैंप्स को, लेकिन हैं उसी सरजमीन पे, इसलिए UNO के चार्टर के तहत वो महाजरीन का दर्जा नहीं रखते। अच्छा, इसमें जो इंसानी हकूक़ के जो इदारे हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं, उनसे कोई कोऑर्डिनेशन आपकी हुई? उन्होंने इस हवाले से क्या किरदार अदा करने की कोशिश की? जी बिल्कुल बुखारी साहब, रिफ्यूजीज़ इंटरनेशनल एक बहुत बड़ा अदारा है जो अमेरिका बेस्ड है, वाशिंगटन DC, और वो काम करता है दुनिया भर में जो स्टेटलेस लोग हैं उनके लिए। रिफ्यूजीज़ इंटरनेशनल ने बहुत काम किया है, और उसने बल्कि सर्वे भी किया था, और उसने एक रिपोर्ट भी दी थी अपने वेबसाइट पे, और उसमें बताया गया था कि क्या सूरत हाल है और कहाँ कहाँ कितने लोग स्टेटलेस हैं, जिसमें बांग्लादेश का भी नाम है। और उसके रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे साथ भी बांग्लादेश गए थे और वैसे भी जाते रहे हैं। लेकिन वही है कि चूँकि एक इबहाम सा बना दिया गया है पूरी दुनिया में कि शायद बांग्लादेश ने सिटीज़नशिप उनको दे दी है, लिहाजा वो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अब इतना फ़ाल नहीं है उनके सिलसिले में। अच्छा, क्या ये हकीकत है कि बांग्लादेशी गवर्नमेंट ने उन मुहिब वतन पाकिस्तानियों को जो कैंपों में महसूर हैं उन्हें शहरियत दी है, या ऐसी कोई बात चली है? देखिए, ये भी आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, ये भी आपके नाजरीन को पता होना चाहिए और पाकिस्तानियों को पता होना चाहिए कि मैंने आज तक दुनिया में कोई ऐसा शहरी किसी मुल्क का देखा नहीं कि जो एक वक्त में उस मुल्क का शहरी भी हो और उसी वक्त वो एक दुश्मन भी करार दे दिया जाए। यानी वो लोग जो कैंप में रहते हैं, कैंप्स में, उनके अपने घर वहाँ मौजूद हैं जिसमें 71 से पहले वो रहते थे। वो घर अब एनिमी प्रॉपर्टी करार दे दिया गया है। यानी वो अगर उनको शहरियत दी गई है तो उनकी प्रॉपर्टीज़ को एनिमी प्रॉपर्टी कैसे कहा जा सकता है? फिर ये कि अभी जनवरी में, वैसे तो बांग्लादेश तवातुर से कहता रहा, लेकिन ये जनवरी 2018 में पाकिस्तान का जो हाई कमिश्नर है बांग्लादेश में, उसने मुलाकात की फॉरेन मिनिस्टर से बांग्लादेश की और उनसे ताल्लुकात की बहाली पे जोर दिया। उन्होंने 3 शराइत रखी हैं ऑफिशियली। एक तो ये कि ये पाकिस्तान जो है वो 1971 के वाक़यात पर अपोलॉजी करे बांग्लादेश के अवाम से कि हाँ उसने जेनोसाइड किया है, उनसे गलती हुई है। दूसरा उनका जो पॉइंट था वो ये था कि स्टैंडर्ड पाकिस्तानीज़ को यहाँ से ले जाएं। तीसरा एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। तो अगर शहरियत दे दी गई है तो फिर उनको स्टैंडर्ड पाकिस्तानीज़ वो कैसे कह सकते हैं कानूनी तौर पे? यानी कि ये एक बिल्कुल ये एक मिसगाइड किया गया है। 2008 में एक वहाँ पे कोर्ट में एक पिटिशन दाखिल हुआ था, चंद नौजवानों ने किया था कैंप से कि हम चूँकि कैंप्स में पैदा हुए हैं लिहाजा हमें वोटिंग का राइट दिया जाए, हमें सिटीजनशिप दी जाए। कोर्ट ने एक बड़ा फ़नी जजमेंट दिया है वहाँ पे कि 1971 के बाद जो लोग पैदा हुए हैं कैंप्स के अंदर, वो उनको वोट देने का राइट है। अच्छा, वोट देने का राइट है तो एक तो यही फ़नी जजमेंट है कि एक घर में 3 आदमी वोट देने का राइट नहीं है, इसलिए कि वो 71 से पहले पैदा हुए,
और 5 आदमी 71 के बाद पैदा हुए और वो वोट दे सकते हैं। तो एक तो यही है। दूसरे ये कि जब इवेंचुअली कोई वोट देता है तो उसको सिटीजनशिप मिल जाती है और वो गवर्नमेंट उसको अनाउंस करती है, लेकिन आज तक बांग्लादेश गवर्नमेंट ने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया इस सिलसिले में कि हाँ हमने सिटीजनशिप इनको अवार्ड किया। बस वो कोर्ट का जजमेंट है, शनाख्ती कार्ड उनको दिए गए हैं वोट देने के लिए, लेकिन उसके पीछे कैंप्स के वो एड्रेस है जो कि उनका स्टेटस बिल्कुल नहीं है उसके बराबर। अच्छा एहतशाम अरशद साहब, अभी चूँकि मेरी एक तंजीम है जिसके तहत हमने पूरे पाकिस्तान पे और आलमी सतह पर बिहारी कल्चर डे मनाने के हवाले से एक फ़ैसला किया था और 21 मार्च को उस प्रोग्राम का इनेकाद होना था, लेकिन कोविड की वजह से वो प्रोग्राम चूँकि बड़े पैमाने पर था हमने उसको मनसूख किया। हमारी खुशकिस्मती है कि आप यहाँ मौजूद हैं, तो उस बिहारी कल्चर डे के हवाले से कोई मैसेज हमारे लोगों को देना चाहें या आप कोई आपका पैगाम? देखिए, असल में बात यह है कि इस मुल्क के अंदर बिरादरी और कम्युनिटी सिस्टम है। यानी आप चले जाएं, सराय की कम्युनिटी है, पंजाब में मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ हैं, यहाँ सिंध में आ जाएं तो मेमन कम्युनिटीज़ हैं, आगा खानी कम्युनिटीज़ हैं। इसी तरह अगर कोई बिहार के अपनी बिलोंगिंग की बुनियाद पर अगर कोई कल्चरली और एजुकेशनली अगर कोई बनाते हैं, आप कोई ऐसी चीज़ मनाते हैं, तो इसमें कोई ऐसी कानूनी शिकम नहीं है जिसकी वजह से आप नहीं मना सकते या आप कोई ऐसी कम्युनिटी बना नहीं सकते, बिरादरी बना नहीं सकते। इसमें अच्छा है अपनी कम्युनिटी के लोगों के लिए काम करें, उनमें स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने का मौका दें और उनके दूसरे सकाफ़ती और जो समाजी उनके मसाइल हैं उसको हल करें, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, उसमें कोई कबाहत नहीं। अच्छा, आप चूँकि आज हमारे एक्सपोज टाइम न्यूज़ के मेहमान हैं, तो आपकी जो खिदमत 71 से 2021 तक ताहाल जारी हैं, आप पाकिस्तान में भी हैं, तो इस वक्त क्या आप 1 पॉइंट एजेंडा अपनी कम्युनिटी के लोगों को देना चाहेंगे, कोई पैगाम आप देना चाहें? जी, मैं ये कहता हूँ सिर्फ कि आपको अपनी कम्युनिटी के लोगों को चाहिए ये कि 2 पॉइंट एजेंडा पे मुत्तफ़िक हो जाएं, उसमें एक पेज पे रहें। चाहे आप अलग अलग ग्रुप्स की शक्ल में काम करें, आपकी स्ट्रेटजी अलग हो हर ग्रुप की, इसमें कोई कबाहत नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, मगर जो नुक्ता हो उस पर कोई इख्तलाफ ना हो। यानी बांग्लादेश से में जो कैंप्स में लोग हैं उनको यहाँ आने का हक़ हासिल है, वो हम सब की आवाज़ यही होनी चाहिए कि उनको आने का हक़ हासिल है, उनको आना चाहिए। और दूसरा जो शनाख्ती कार्ड का मसला है उस पर ये वाज़े करें कि ये 30 लाख महाजरीन मशरक़ी पाकिस्तान नहीं ना आए हैं यहाँ, और ना यहाँ और कोई ऐसी आबादी है कि 30 लाख वहाँ से लोग आए हुए रह रहे हैं। इसको हमको ज़ाहिर करना चाहिए, ज़ाहिर करना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि असल हकीकत क्या है। इसके लिए तमाम ग्रुप्स को एक जगह बैठ के अगर हम बात कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और उसके बाद एक ही पेज पे हम रहें और हम एक ही बात करें, जहाँ भी अपने अपने ग्रुप्स में करें, जिससे भी डेलीगेशन लेके मिलें, जिसको भी अप्रोच करें वही बात करें। जो हम कह रहे हो वो बुखारी साहब करें, जो और कह रहा है वो तीसरा भी यही करे। ये मेरा पैगाम। जी, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपनी गुनागू मसरूफियात के बावजूद एक्सपोज टाइम न्यूज़ के लिए वक्त निकाला और अपने ख्यालात का इज़हार किया, तो मैं आपका शुक्रगुज़ार। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब।